हेलो लर्नर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मोशन। मोशन का बेसिक मतलब क्या होता है, शायद ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। हम कहते हैं कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो दे आर एक्चुअली डूइंग मोशन, और कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही होती है सो दैट इज एट रेस्ट। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये आपके फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में स्टडीज़ करते हैं। हम जानते हैं कि वाकई मोशन क्या होता है। मोशन हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसा कि अभी यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं, हमारी गैलेक्सीज जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते, दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग। एंड रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दे आर एक्चुअली डूइंग मोशन। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, ये हमारा सन है। हमारे सारे प्लैनेट्स क्या करते, सन का चक्कर लगाते, तो दे आर एक्चुअली डूइंग मोशन। इनफैक्ट हमारा जो अर्थ, हमारी पृथ्वी, दे आर डूइंग रोटेशनल मोशन। बर्ड्स फ्लाई करती है एयर में, सो दे आर ऑल्सो डूइंग मोशन। हम चलते या फिर हम जब दौड़ते हैं उस वक्त हम मोशन कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो मून है, मून हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही होती है। हर जगह मोशन है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं मोशन को स्टडी करना फिजिक्स में हमारे लिए बहुत जरूरी है और फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस मोशन से आएगी। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर हम मोशन को बाय डेफिनेशन देखें तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपल सा सिर्फ इतना ही मतलब है कि मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर कोई बॉडी है और वो अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, मान लीजिए मेरा ये पोजीशन है ए और मैं कुछ टाइम के बाद मूव करते करते इस पॉइंट पे पहुंच गया। सो यहां क्या हुआ, मेरा पोजीशन चेंज हुआ फ्रॉम ए टू बी। सो इस वक्त जो मैंने किया, इस पूरे इंटरवल में जो मैंने किया, उसे हम मोशन का टर्म दे देते हैं। बाय डेफिनेशन मोशन आपका यहां है। ओके, अब यहां कुछ पॉइंट्स गिवन है। मोशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विद अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब है भाई? इसका भी एक सिंपल सा मतलब ये बनता है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो मान लीजिए ये जो ओ पॉइंट है हमारा, मान लीजिए हमारा जो ओ पॉइंट है, इस पे आप खड़े हैं, इस ए पॉइंट पे मैं हूं और कुछ टाइम पे बाद मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और मैं पहुंच गया इस पॉइंट पे। सो आपके रिस्पेक्ट में आपने मुझे देखा कि मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया फ्रॉम ए टू बी। सो आप कह सकते हैं कि मैंने क्या किया, मोशन किया और मैं ए पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गया। सो बस सिंपल सा इस सेंटेंस का यही मतलब बनता है कि मोशन क्या होता है, हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट अगर हम कह लें, उससे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ऑल लिविंग थिंग्स शो मोशन वेयर इज नॉन लिविंग थिंग्स शो मोशन ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसे समझने के लिए हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। आपने पूल देखा होगा, आपने पूल वाला गेम भी खेला होगा। उसमें क्या होता है कि हम क्या करते, एक स्टिक से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बॉल से और सारे बॉल को हिट करते। सो बेसिकली हमने यहां से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है इस स्टिक पे, और इस स्टिक पे जो ही हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये क्या करेगा, मूव करके इस बॉल से टकराएगा। अगर हमारा निशाना इधर है तो इस बॉल से टकराएगा, अगर हमने इधर निशान रखा तो इस बॉल से टकराएगा। सो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद यहां मोशन हुआ है। क्या ये अपने आप मूव करेगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सो इस पॉइंट का यही मतलब है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब एक टर्म आता है रेस्ट। आइए इसे हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अब बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है, हमने मोशन में देखा कि मोशन में क्या हो रहा था, पोजीशन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी फ्रॉम ए टू बी। हमने एक ग्राफ देखा था, उससे स्टडी की थी कि फ्रॉम ए टू बी किसी बॉडी का पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। अगर इसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो टाइम के हिसाब से, अगर कोई बॉडी ए पे थी और ए पे ही है वो कुछ टाइम के बाद भी, तो हम कहेंगे कि बॉडी अभी क्या है, रेस्ट में है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ रेस्ट। अगर हम एग्जांपल देखें तो अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल। अब मान लीजिए किसी टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, क्या ये बुक अपने आप मूव करने लगती है? आपने किसी टेबल पे बुक रखा और आप चले गए, तो क्या ये बुक अपने आप मूव करेगी? नहीं। सो बुक इज एट रेस्ट पोजीशन। अगर हम बेंच देख ले पार्क में, जैसे आप कभी गए होगे पार्क में, आपने बेंच देखा होगा, तो बेंच भी पार्क में क्या होता है, रेस्ट पे होता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट ऑल अबाउट रेस्ट। अब यहाँ एक नोट गिवन है, नोट में लिखा है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। ए बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट सेम टाइम। इस चीज को समझने के लिए आइए एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। ओके, अब मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव। हमने अभी नोट में देखा व्हाट दे आर रिलेटिव। अब कैसे? लेट्स सपोज आप किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, माफ कीजिएगा मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज डोंट माइंड। ओके, और भी लोग बैठे हुए हैं आपके आजू बाजू। ओके, और ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अगर आप बाहर की चीजें को ऑब्जर्व करें तो जैसा कि आपको दिखता है कि जो पेड़ होते हैं बाहर वाले जो पेड़ होते हैं, वो दिखते क्या होते हैं कि वो मूव कर रहे हो। ऐसा नजर आता है जैसे वो क्या कर रहे हो, मोशन कर, वो मूव कर रहे हैं अपने पॉइंट से, अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। सो आपके रेस्पेक्ट पे बाहर वाली चीजें उस टाइम क्या कर रही होती है, मोशन। ओके, लेकिन आपके जो, मान लीजिए आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो सामने वाला पर्सन आपको रेस्ट में नजर आता है। ऑफ कोर्स अगर आप ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर देखें तो ट्रेन तो चल रही है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको किस पोजीशन में दिखता है, रेस्ट पोजीशन में दिखता है। लेकिन एट अ टाइम अगर आप बाहर वाली चीजों को देखते हैं तो वो आपको मोशन में दिखती है। सो ये एक बहुत ही बेटर एग्जांपल है मोशन और रेस्ट के रिलेटिव टर्म को समझाने का, कि एक टाइम पे, सेम पर्टिकुलर टाइम पे आपने देखा कि आपके सामने वाला आपको रेस्ट दिख रहा है और बाहर वाली चीज आपको मोशन करती हुई दिख रही है। सो इसलिए कहा जाता है कि मोशन और रेस्ट क्या है, दोनों एक रिलेटिव टर्म है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम बात करते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। अब ये क्या नया फंडा है भाई। ओके, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को समझने से पहले हम एक टर्म पे ध्यान देते हैं, यहां लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देखिए जरा, इन फिजिक्स एनीथिंग विच कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड टर्म एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में किसी भी टर्म को अगर हम क्वांटिटेटिवली मेजर करें, जैसे कि वो कितना है, हाउ मच, वो टर्म कितना है, उसी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मास का एग्जांपल लूं, तो 2 kg ऑफ मास, कितना मास है, 2 kg। हमने इसे क्या किया, क्वांटिटेटिवली मेजर्ड कर लिया। सो इसी, अब मास हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी कही जाएगी, क्योंकि हमने मास को क्वांटिटेटिवली मेजर कर लिया। ओके, तो फिजिक्स में किसी भी चीज को अगर हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, उसे हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। अब अगर हम देखें तो एक फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहला उसका न्यूमेरिकल कंपोनेंट, दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और तीसरा उसकी डायरेक्शन अगर रिक्वायर्ड हो। तो इस केस को हम अभी थोड़ी देर बाद डील करेंगे, अभी हम डील करते हैं इन दोनों पे,
न्यूमेरिकल कंपोनेंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज लेंथ की बात करूं, ओके, मान लीजिए हमने कहा 2 सेंटीमीटर का लेंथ है हमारे पास, ओके। अब इस 2 सेंटीमीटर में देखिए, ये 2 जो है ये क्या है, न्यूमेरिकल कंपोनेंट। न्यूमेरिकल कंपोनेंट इन द सेंस 1 2 3 4, ओके। तो ये जो हमारा जो 2 है दिस इज व्हाट, अ न्यूमेरिकल कंपोनेंट, दिस इज अ न्यूमेरिकल कंपोनेंट। और ये जो हमारा सेंटीमीटर है ये बेसिकली क्या है, यूनिट है। सो लेंथ क्या कही जाएगी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी कही जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने लेंथ को क्वांटिटी में मेजर कर लिया है, ओके। सो एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होता है, पहला उसका न्यूमेरिकल कंपोनेंट, दूसरा उसकी यूनिट, और तीसरा डायरेक्शन। सो इसे हम थोड़ी देर बाद डील करेंगे, ओके। अगर एग्जांपल देखें इस केस में यहाँ, तो इन सेंटीमीटर स्केल इफ अ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर इट कम्स आउट टू बी 2 इंच इन इंच स्केल। अगर सेंटीमीटर में कोई लेंथ 5 सेंटीमीटर की है तो उसकी यूनिट अगर हम इंच में बदलें तो वो कुछ डिफरेंट हो जाएगी, ओके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, हमारे लिए इन दो टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये दो बहुत ही एडवांस टर्म है, वेक्टर और स्केलर। लेकिन अगर हमें फिजिक्स को बहुत ही डेप्थ में, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हमें समझना है तो हमारे लिए इन दोनों टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिक्स में स्टूडेंट्स कई क्वांटिटीज़ हमने सुनी होगी, जैसे कि मास, जैसा कि टेम्परेचर। फिजिक्स में कई तरह के क्वांटिटीज डिफाइंड हैं। फोर्स, फोर्स आप समझते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली फोर्स क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर का जो दरवाजा है, ओके, तो हम उसे जब पुश करते तो हम क्या करते, एक फोर्स एक्सर्ट करते। और अगर हम उसे पुल करते वक्त भी हम क्या करते, उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करते। जब हमें दरवाजे को खोलना होता है तो हम पुल करते, जब हमें दरवाजे को बंद करना होता है तो हम क्या करते, पुश करते। और इस पर हम क्या लगाते, फोर्स लगाते। सो बेसिकली फिजिक्स में कई तरह की क्वांटिटीज डिफाइंड हैं। आइए इन सभी क्वांटिटीज को थोड़ा सा डिटेल में स्टडीज करते हैं। इनमें से हमने 3 क्वांटिटीज को लिया। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जैसी क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। फोर्स जैसी क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कैसे होता है, अगर हम इसी केस की बात करें तो अगर हमें हमारे घर के दरवाजे को खोलना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसे पुल करेंगे, ताकि दरवाजा हमारे घर का खुल जाए। पुल करने के लिए हमें फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर ये दरवाजा ऐसे है और इसे खोलना है तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी दरवाजे को हमें बंद करना है, हम क्या करेंगे, इसी दरवाजे को पुश करेंगे, लेकिन पुश करते वक्त हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, पुल के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक और केस डिस्कस करें तो मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे एक बंदा, बेचारे की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई और वो सुसाइड करने के लिए इस बिल्डिंग पे चढ़ा है। आप एकदम हीरो की तरह दौड़ते हुए आए, आप इस बंदे को या तो बचा भी सकते हो या तो मार भी सकते हो। अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो ये बंदा यहां से नीचे गिरेगा और इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ फोर्स लगा के इस बंदे को इधर खींच लेते हो, यानी कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होता है तो ये बंदा मरने से बच जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि फोर्स जो होता है उसके लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं अगर हम मास और टेम्परेचर की बात करें तो मान लीजिए, अगर हम मास की बात करें तो ये मान लीजिए कुछ पैकेट में हमने 2 kg राइस रख दिया।
क्या हम ऐसा बोलते कि इस 2 kg राइस, ये जो 2 kg राइस है ये ऊपर डायरेक्शन में है, सॉरी ओप्स, या फिर ये नीचे डायरेक्शन में है? हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि 2 kg राइस रखा है ऊपर डायरेक्शन में या फिर नीचे डायरेक्शन में। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे अगर हम टेम्परेचर के केस में डील करें तो हम क्या, जहाँ हॉट क्लाइमेट होता है, जैसे कि ऐसा जगह जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ हम बोलते क्या कि ऊपर के साइड गर्मी है या नीचे के साइड गर्मी है। सो बेसिकली डायरेक्शन इन चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। हम हिमालय पे गए और क्या हमने ये बोला कि बर्फ जो है वो ऊपर डायरेक्शन में है या नीचे के डायरेक्शन में? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते ना। टेम्परेचर या तो ऊपर बढ़ रहा है या नीचे बढ़ रहा है, नहीं। सो बेसिकली फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेयर एज मास और टेम्परेचर है जिसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सिंपल सा यही फंडा है वेक्टर और स्केलर का। अगर हम वेक्टर और स्केलर को देखें तो the direction in which the object move or a direction in which the value of physical quantity changes is also described in some cases. Such physical quantities are described by magnitude as well as direction. These are vector quantity. सिंपल से कहने का मतलब यही है कि कोई भी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, जो क्या हो, डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो। जैसे कि नॉर्थ में अगर हम पोजीशन की बात करें, अगर पोजीशन की बात करें तो जैसे कि नॉर्थ में हमने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। किसी ने कहा हम जाएंगे साउथ में, हमने साउथ में अपनी पोजीशन को चेंज किया। ओके, सो वो क्वांटिटीज जो क्या हो, डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। सो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का सिंपल सा डेफिनेशन देखें जो आपको समझना है, जो हमारे लिए दो क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं, वेक्टर और स्केलर, इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम सिंपली एक डेफिनेशन से समझें, सो दैट इज द क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यहाँ एक नया टर्म आप लोग के लिए आया, मैग्नीट्यूड। व्हाट? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड है कि वो जो क्वांटिटी है वो कितनी है, हाउ मच, वो कितनी क्वांटिटी में है। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि 2 मीटर लेंथ है, ये जो 2 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम एक नया नाम, नया टर्म दे देते हैं फिजिक्स में, उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, मतलब वो कितना है। ओके, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है, कितनी क्वांटिटी में वो जो है वो अवेलेबल है। ओके, सो वो क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, जो डिस्क्राइब्ड हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से, जैसे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट हो, उन क्वांटिटीज को हमने नाम दिया वेक्टर क्वांटिटीज। हमने कहा कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, उन क्वांटिटीज को हम आज से कहेंगे फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम एग्जांपल देखें, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्राज, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी के केस में अगर हम कहें कि 2 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी अप जा रही है या फिर कोई बॉडी डाउन जा रही है, अगर 2 मीटर पर सेकंड किसी बॉडी को हमने राइट में फेंका, लेफ्ट में फेंका, मतलब हमने क्या किया, इसके साथ हमने डायरेक्शन बताया। सो वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। सिमिलरली फोर्स हमने देखा, फोर्स के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उस केस में। ओके, अब स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब्ड हो, उनके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। उन क्वांटिटीज को हमने नाम दिया स्केलर क्वांटिटीज। फिजिक्स में हमने कहा कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बस हम ये थोड़े कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ रहा है या नीचे बढ़ रहा है या इधर, कहीं नहीं। हम इसके साथ डायरेक्शन का नाम नहीं लाते, इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दीज क्वांटिटीज आर बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज। हमने फिजिक्स में उनका एक नया नामकरण कर दिया, उसे हमने स्केलर क्वांटिटीज कहा। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, एनर्जीज हो गई, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास हो गया 2 kg मास, ओके,
टेम्परेचर हो गया, इनमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इन्हें हमने फिजिक्स में एक नया नाम दिया, नई क्वांटिटीज हम आज जानने लगे जो होता है स्केलर क्वांटिटीज। आई होप वेक्टर और स्केलर बहुत ही डीप में आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, thank you, thank you so much, okay, for your patience. Take care, stay safe.